केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी का किया ऐलान। पूर्व विधायक आशा नौटियाल होंगी भाजपा की प्रत्याशी। 2002 और 2007 में केदारनाथ की विधायक रही हैं आशा नौटियाल। राज्यसभा स्थापना दिवस होगा खास। 9 नवंबर को 9 महिला कमांडरों के साथ रहेंगी परेड टोलियों की कमान। मुख्य परेड देहरादून पुलिस लाइन में होगी आयोजित। त्योहारी सीजन को लेकर दून पुलिस की तैयारी पूरी। धनतेरस के दिन ठेली, रेहड़ी और माल वाहक वाहनों पर रहेगी रोक। ट्रैफिक प्लान होगा जारी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख पार। दोनों धामों के कपाट बंद होने में सप्ताह भर का समय शेष। एक सप्ताह में बनेगा नया रिकॉर्ड। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया और 21-22 नवंबर को होंगे सहकारी समितियों के चुनाव। पहली बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। दीपावली पर राजाजी टाइगर रिजर्व में अलर्ट। वन कर्मियों की छुट्टियां निरस्त। 24 घंटे हो रहे हैं अगस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना मांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर से करेंगे। देहरादून से ये खबर है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सतर्कता मुख्यालय पहुंचकर विजिलेंस विभाग द्वारा आयोजित सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया है। और खबर गदरपुर से है। गदरपुर से बता रहे हैं खबर, जहां पर बीती रात को तराई केंद्रीय वन प्रभाग बताया जा रहा है कि रुद्रपुर की पीपल पड़ाव रेंज के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी बीट में वाघ के हमले से 65 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक बलबीर सिंह वन गुर्जरों के झाले पर सरसों के खेत में बने मचान पर रहकर सरसों की फसल की रखवाली कर रहा था। रात में बाघ लकड़ी के बने मचान से रखवाली कर रहे बलबीर सिंह पर हमला कर घसीट कर पास के जंगल में ले जाकर के, जिसकी जानकारी वन गुर्जर गुलाम की पुत्री द्वारा वन विभाग की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृतक का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के रुद्रपुर में भेज दिया है। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि वो बलबीर सिंह कोपा कृपाली निवासी हैं। सरदार जी 65 साल के वो बुजुर्ग हैं। लगभग काफ़ी समय से, कई वर्षों से वो जंगल में ही खेती करते थे, चौकीदारी वगैरह करते थे। तो वो जब भी आया जाया करते थे तो बेचारे अपने गांव पड़ोस में भी लोगों से मिलने आते थे, हमसे भी मिलने आते थे। तो अचानक कल परसों रात की वारदात है। पता चल रहा है कि वो सुबह मॉर्निंग टाइम में उनके जिसके खेत में वो बटाई या चौकीदारी कर रहे थे, तो वो चाय वाय देने गए तो पता चला कि वो वहाँ दिखे नहीं और उनकी पगड़ी नीचे गिरी हुई मिली। काफ़ी तलाशने के बाद देखा कि 100 मीटर दूरी पर लगभग उनकी डेड बॉडी मिली, जो कि आशंका जताई जा रही है कि शेर के द्वारा हमला किया गया है उसके ऊपर। और उसको पोस्टमार्टम के लिए कल ले जाया गया। दुलरपुर चौकी की हमारी पुलिस और वन विभाग की टीम वहाँ मौके पे पहुँच गई थी और क्षेत्र के भी कुछ लोग पहुँचे और अभी उनकी डेड बॉडी शायद आज तीसरे दिन में पोस्टमार्टम करके आए। अब हमारा तो एक ही निवेदन रहेगा फॉरेस्ट विभाग से भी कि उनकी और उनका आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। एक ही लड़का है, 3 लड़कियाँ हैं और स्थिति बहुत उनकी मतलब नाजुक है। तो हमारा विभाग से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि उसकी आर्थिक मदद करी जाए, क्योंकि एक लड़का जो छोटा है अभी अनमैरिड है और वो भी दिहाड़ी मजदूरी ही करता है। तो जो मदद हो सके विभाग के द्वारा उसकी मदद की जाएगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया। प्रदर्शनकारी परेड ग्राउंड में एकत्र होकर सचिवालय के लिए कूच किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई है। सर, हमारी सिर्फ एक मोस्ट मांग है, वो है नियमितीकरण। हमें यहाँ पे सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं परेड ग्राउंड पे, जो हम सचिवालय तक के लिए यहाँ से क्या करेंगे, एक आक्रोश रैली शांतिपूर्वक करने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और हमारे
से हैं, सभी लोग हेल्थ वर्कर्स हैं जो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर। क्योंकि अगर आप देखेंगे सभी अन्य राज्यों में, जो अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बातें करें मणिपुर की, अगर हम बात करें हरियाणा की, सभी जगह नियमितीकरण हो रहा है। और हमारे यहाँ जो डबल इंजन की सरकार भी है, तो हमारे यहाँ ऐसी क्या कमी रह गई जो हमें नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हर जगह ये चीजें चल रही हैं। तो उत्तराखंड में ये जो हमें हमारा लाभ, हमारा हक नहीं मिल पा रहा है, उस हक के लिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं और चिंता यहाँ आप लोगों को दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं सभी मीडिया कर्मी हमारी मदद भी करें, हमारी बात ऊपर भी पहुंचाएं। आपने बात करने की कोशिश करी सरकार से, बातचीत हुई आपकी? जी, सरकार से हमारी लगातार कई सालों से बातें चल रही हैं। आज हमारे कर्मचारियों को 15 से 20 साल हो चुके हैं। अब आप ये समझिए कि बातें करते करते 20 साल हो चुके हैं, पर आज तक हमारी मांग पूरी नहीं करी। और खबर हल्द्वानी से है, जहां दिवाली को देखते हुए प्रशासन ने पटाखा बाजार के लिए जगह चिन्हित कर ऊंचा पुल रामलीला ग्राउंड में भी पटाखा बाजार लगाया गया। पटाखा बाजार में उस वक्त खड़ा हो गया विवाद जब रामलीला ग्राउंड में लगे ध्वज को एक व्यक्ति ने वहां से हटा दिया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पटाखा बाजार के गेट पर ताला लगा दिया। और बता दें कि कुछ लोगों ने मामला शांत कराया, लेकिन पटाखा बाजार में रामलीला कमेटी के कुछ सदस्यों ने फिर विवाद खड़ा कर दिया। दुकानदार भाई से पूछ सकते हो, उसी हिसाब से दुकान लगती है, उस हिसाब से पैसा भी लिया जाता है। कोई 50,000 या इतना नहीं लिया जाता है। वो कल एक गलती से उन्होंने ध्वजा, उनको पता नहीं था, ध्वजा उन्होंने लगा के दूसरी जगह लगा दी और कोई इसमें अपमान नहीं किया गया, उसने वहीं कोई फेंका नहीं। लेकिन उसके लिए क्षमा मांगे हम रामला कमेटी के उससे भी। मैंने कहा तो कल शाम में हमने क्षमा, मेरे को खुद पता नहीं था, लेकिन मैंने तब भी कहा कोई बात नहीं। रामला कमेटी का मैं 2012 का, मैं 2 साल का अध्यक्ष हूँ, संरक्षक हूँ, मैं नहीं हूँ क्या? मैं भी रामला कमेटी का हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ वहाँ पर यज्ञ हुआ था, यज्ञ का जितना भी रेता बदली था वो संभाल के मैंने अलग से इकट्ठा करा। वो गलती से कोई ऐसा व्यक्ति था, गलती से हो गया, उसने क्षमा मांग ली। अभी भी वो आ रहा है, क्षमा मांग लेगा। तो इसमें ऐसा कोई प्रदर्शन करना और इतना बड़ा भारी ये कर देना, ये कोई बवाल नहीं है। और इसको बनाया जा रहा है बवाल, कोई बवाल नहीं है कोई। और ये कोई किसी के उसमें नहीं जाता है। इसमें कोई, आप ये दुकानदार भाई से पूछो, अगर मैं इनको लूट रहा हूँ या इनको कुछ कर रहा हूँ, जितना पैसा लाता हूँ ये करना। पटाखा बाजार यहाँ पर लग रही है, ठीक है, प्रशासन ने परमिशन दी है। अभी तो प्रशासन जाने कि क्या उनकी प्रक्रिया थी, कैसी परमिशन दी गई है। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर हमारी हनुमान ध्वजा लगती है, हम ध्वजा पूजन करते हैं, जब रामलीला करते हैं तो उस ध्वजा के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो ध्वजा को पहले अन्यत्र शिफ्ट करने का प्रयास हुआ, फिर राज विरोध के बावजूद तो ध्वजा पुनः उसी जगह पर लगाई गई। मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है। प्रशासन अपना पटाखा बाजार लगवा रहा, लेकिन कोई किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये गलत बात है कि भाई जिस स्थान पर हम पूजा करते हैं, पूजन करते हैं और हमारी उन पवित्र चीज़ों को छेड़छाड़ की जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं इसलिए यहाँ पर पहले उस व्यक्ति से जवाब तलब करना चाहता हूँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये 2010 या 2012 से हम लोग यहाँ पे दुकानें लगाते हैं। पहले शुरुआत में यहाँ पे ग्राउंड के बाहर ये दीवार नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे केवल 3 दुकानें लगती थी। तो जो भी पर्ची है पहले तो नगर पालिका में था, उसको कट जाती थी। लेकिन कुछ सालों से 2017 या 18 से प्रशासन ने कहा कि रामलीला ग्राउंड की परमिशन मिलेगी और हर साल मीडिया के द्वारा पेपर में ये न्यूज़ आती है, स्थान चिन्हित किए जाते हैं। जैसे उसमें ऊंचा पुल रामलीला ग्राउंड का भी नाम होता है। तो सभी व्यापारी यहाँ पे जो भी 15-16 दुकानें दी जाती है प्रशासन के द्वारा, वो 1 महीने पहले दी जाती है। लेकिन इस बार प्रशासन ने थोड़ा लेट करा और मीडिया में भी नहीं आया। लेकिन हमारे जो प्रमोद जी हैं यहाँ के, उन्होंने परमिशन के लिए वहाँ दिया था और वहाँ से हमने लाइसेंस अप्लाई भी कर लिए हैं। शायद कल तक वो मिल जाएंगे। शासन लोग ऐसा कह रहे हैं, ये चिन्हित जगह है और 7 दिन पहले इनको हो जा रही है यहाँ पर रामलीला की पर्ची करनी चाहिए। इतने लोग माल 5-5 लाख 6-6 लाख के माल लेके आए हैं लोग, जिससे पहले 1 करोड़ का समथिंग इसमें है। और दुकानें लग रही है, इसमें टीन लगवा रही है, टीन का अलग हुआ। तो इसमें इस बारे में सोचना चाहिए इनको 4 दिन पहले ही, या पहले ही हमें बता देते कि ये चीज़ है यहाँ पर। और उत्तरकाशी में धार्मिक उन्माद के मामले में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद के बड़कोट में सनातन हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष महंत केशव गिरी महाराज के उपराड़ी स्थित आश्रम में देर रात को कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसओ दीपक कठैत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी मेरे साथ महंत केशव गिरी महाराज जी हैं। ये जो है
बड़कोट एक गांव पड़ता है, वहाँ जो है उपराड़ी जो एक गांव है, यहाँ एक इनका एक भव्य आश्रम है। महाराज जी के साथ एक रात को एक घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं जो अज्ञात लोगों ने जो है, जो असामाजिक तत्व प्रकार के इस प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पथराव किया है। मैं महाराज जी से पूछना चाहूंगा कि महाराज जी क्या घटनाक्रम रहा, ये विस्तार से आप बताएं। देखिए, मैं महंत केशवगिरी, और यहाँ पर 12:15 बजे से और 12 बजे के आसपास मैं अंदर आ गया था। मैंने लाइटें बंद की और जैसे ही मैं लेटने को हुआ 12:15 बजे के आसपास, तो पथराव शुरू हुआ। पहले धीरे धीरे हुआ तो मैं सोचा ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन वो पथराव तेजी से बढ़ता गया और मुझे थोड़ी देर तो मैं शॉक रह गया, बहुत हैरान हो गया। और एक तरह से कहेंगे ये जानलेवा हमला ही है, किसी को ऐसा डराना न धमकाना। और मैं बाहर होता तो शायद मैं घायल हो गया होता। और रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जसपुर से है, जहां आगामी दीपावली पर्व को लेकर प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गया है। शांतिपूर्वक तरीके से दीपावली के पर्व को संपन्न कराने के लिए अपनी कमर भी कस ली है, लेकिन प्रशासन के आगे प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़ी चुनौती सामने आती नजर आ रही है। जसपुर प्रदेश के सबसे बड़ी लकड़ी मंडी में हल्की सी भी आगजनी पूरे प्रदेश को दहला सकती है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस द्वारा जसपुर कोतवाली परिसर में व्यापारी और समाज सेवी लोगों के साथ एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया है। लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लोग और अमन चैन के जितने भी सदस्य हैं उनको यहाँ हमने बुलाया, उनसे पुरानी समस्या सुनी भी कि यहाँ क्या मेन समस्या है। तो उन्होंने बताया भाई एक तो लाइट, ये सब बताया जहाँ जहाँ लाइट खराब है, पोल में लाइट नहीं है वो देख लेंगे, और जहाँ बाजार में तो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है इस त्यौहार तक अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरा जो है इन्होंने कहा जहाँ पटाखे की धुआं लगेगी वो हमारे परमानेंट 3 दिन वहाँ हमारी फायर ब्रिगेड गाड़ी रहेगी, और उसी के पास में लकड़ी मंडी है, कोई भी घटना जो है पटाखे से हो सकती है, तो जो है वहाँ पर भी जो है एक गाड़ी जो है लकड़ी मंडी पर खड़ी रहेगी। और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं कहर बरपा रही हैं और कहीं मौत का तांडव देखने को मिलता है तो कहीं भूस्खलन, तो कहीं पानी का तांडव भी अपना कहर बरपाता नजर आता है। और इस प्राकृतिक आपदाओं से ना जाने कितनी बार उत्तराखंड चूर चूर हो चुका है। सरकार आती जाती रही है, लेकिन कोई भी ठोस रणनीति कोई भी सरकार बना नहीं पाई। लेकिन इस बार धामी सरकार ने अधिकारियों के साथ उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने आपदाओं से निपटने के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया था वह कहीं हद तक सफल रहा, और इस बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उत्तराखंड में जनहानि के ग्राफ में कमी आई है। मैं लगातार कुमाऊं के प्रवास पे से आया हूँ। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और अब चंपावत, इन सभी जिलों की आपदाग्रस्त क्षेत्रों की परिसंपत्तियां, मनुष्य हानि, पशु हानि, अनेक प्रकार के जो नुकसान हुए हैं, उन्हीं संबंध में सभी जिला प्रशासन की जिला आपदा प्राधिकरण की समीक्षा के अंतर्गत सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और इस संबंध में बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आपदा प्रारंभ थी उससे 3 महीने पहले तैयारी बैठक कर पूरे आपदा के विषय का न्यूनीकरण करने का पूरा प्रयास किया, यानी कि कम मनुष्य हानि हो, कम पशु हानि हो और संपत्तियों का कम नुकसान हो। इस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई है। उस आपदा के क्षेत्र में आपने टिहरी जिले के अंतर्गत घनसाली क्षेत्र में लगातार 2 बार बादल फटे, केदारनाथ जी के अंदर 2 बार बादल फटा। इसी प्रकार से जो है चंपावत में बहुत पानी की 3 गुनी मात्रा में पानी है, नदियों के अंदर आया, डिस्चार्ज बहुत रहा। और प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों पर लगातार आपदा आती रही, लेकिन प्रशासन और शासन और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सब टीम ने मिलकर बहुत अच्छा कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर किया है। पौड़ी के कोटद्वार में एक आरटीआई कार्यकर्ता की एक महिला ने कृषि विभाग के ऑफिस में ही अधिकारियों के सामने ही चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक संजय ध्यानी नाम का एक आरटीआई कार्यकर्ता कृषि विभाग से संबंधित किसी जानकारी को लेने उनके बद्रीनाथ रोड स्थित ऑफिस गया था, और इसी दौरान वहां विभाग की योजनाओं की जानकारी लेने के लिए एक महिला
गई और महिला से उनकी किसी बात पर बहस हो गई। इसी दौरान महिला ने अपनी चप्पल उतारकर उसकी जमकर धुनाई कर दी और इस दौरान कृषि विभाग का अधिकारी दोनों के आगे हाथ जोड़ता नजर आया, लेकिन महिला तब भी आरटीआई अधिकारी जो आरटीआई कार्यकर्ता की धुनाई करती रही। बाद में महिला ने संजय ध्यानी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दी है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। पॉल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय विद्यालयी एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस भव्य एथलेटिक प्रतियोगिता में 8 विकास खंडों से करीब 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी उत्कृष्ट एथलेटिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य छात्रों में खेल भावना को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धात्मकता को जागृत करना था। प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक आदि जैसे इवेंट आकर्षण का केंद्र रहे। ये हमारे विद्यालय शिक्षा के जनपद स्तरीय जनपद नैनीताल के 2 दिवसीय हमारी ये क्रीड़ा प्रतियोगिता है और पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चों को खेलों में प्रतिभावान बनाने के लिए ये सुविधाएं हमारी सरकार उपलब्ध कराती है। और उत्तराखंड के स्टेट के लिए यहाँ से बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे और ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे निभाएंगे। जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, तो उसमें खेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम देख रहे हैं कि हमारे जो ओलंपिक में पदक आ रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो वो निचले स्तर से जो हम प्रयास करेंगे इसी से हमारी प्रतिभाएं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर प्रतिभा करेंगी। उसके लिए विकास खंड हल्द्वानी का खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते मैं तारा सिंह उनको शुभकामनाएं देता हूं, जिससे कि वो सफल हो और आशीर्वाद देता हूँ। मैं 2022 से चैंपियन रहा हूँ। इससे पहले जब 2022 में स्टेट से गेम्स हुए थे तो यहाँ हल्द्वानी में हुए थे। हल्द्वानी में मैं चैंपियन बना। वॉक रेस में 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर में फर्स्ट मेरा गोल्ड पड़ा। और फिर उसके बाद 2023 में मैं देहरादून स्टेट में गया। मैं देहरादून में मेरे 3 इवेंट से थे। तीनों में मेरा एक में गोल्ड पड़ा और 2 में ब्रॉन्ज। जैसे अब नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होने वाले हैं, ये फर्स्ट टाइम है कि उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होंगे, क्योंकि वैसे उत्तराखंड गेम्स के उसमें थोड़ा पीछे है। तो हर स्टेट में अगर नेशनल गेम्स होंगे तो जब बच्चे देखेंगे छोटे छोटे तो कहेंगे हाँ इतने लेवल का भी होता है, वरना बच्चे जा ही नहीं पाते, घर वाले भी नहीं भेजते। तो गेम्स वालों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें घर से भी सपोर्ट करना चाहिए और टीचर ने भी सपोर्ट करना चाहिए। सर वैसे तो ज़मीनी स्तर पर हमारा खेल का स्तर डाउन है, क्योंकि जो हमारी जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो मेनली जो स्टेडियम हल्द्वानी में भी मैं देख रहा हूँ, हल्द्वानी का पूरे कुमाऊं में 400 मीटर का एक ट्रैक तक का नहीं है, जबकि इंटरनेशनल स्टेडियम बन चुका है। यहाँ पर अभी हमारे नेशनल गेम होने वाले हैं और क्रिकेट के जो हमारा जो स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहाँ पर फुटबॉल के मैच होने वाले हैं। आज एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है ये, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स के काफ़ी बच्चों ने 350 से 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। करीबन 8 से 9 ब्लॉक हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हैं। 8 ब्लॉक हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के, तो उन लोगों ने भागीदारी करी है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि जिस तरीके से हम ओलंपिक में इस बार इंडिया ने परफॉर्म किया है, तो इंडिया अपकमिंग स्टार्स का एक बहुत बड़ा हब है। और जिस तरीके से हमारे पहाड़ से, कुमाऊं से या गढ़वाल से जो क्षेत्र के बच्चे निकल के आ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ के चीजें कर रहे हैं, तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और एक पाल ग्रुप के नाते, एक पाल परिवार के नाते हमारा योगदान है कि हम और बेहतर से बेहतर सुविधाएं उनको दें। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।